हेलो गाइस, एवीएस की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या टॉपिक है हमारा आज का? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये बताइए सबसे पहले, केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है, आखिर होती क्या है केमिकल रिएक्शन। थोड़ा सा डिस्कशन हम इसके बारे में करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, कहाँ होती है। हम जानते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कहाँ पे होती है, किस प्रकार के चेंजेज में, केमिकल चेंजेज। इसके बारे में पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब केमिकल चेंजेज में जो रिएक्शंस होती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब ये बताइए कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उनमें हम लोगों ने यही पढ़ा है कि दो अलग अलग तरह के सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और एक नए तरह का सब्सटेंस बनाते हैं। क्या कहा कि जो सब्सटेंस हैं, दो अलग अलग तरह के सब्सटेंस वो आपस में कंबाइन होते हैं और एक नए तरह का सब्सटेंस बनाते हैं। सपोज ए एंड बी कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। अब ये बताइए यहाँ पे ये सी बना कैसे। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है। भाई कहीं अलग से तो प्रोडक्ट आया नहीं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें ए को मिलाया और बी को मिलाया, ये ए है ये बी है, और कहीं तीसरी जगह से हमको क्या मिल गया, सी मिल गया। क्या ऐसा होता होगा? शायद नहीं। केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है ये कैसे होता है, सबसे जरूरी चीज है हमें ये पता होना कि एक केमिकल रिएक्शन किस तरह से होती है। जैसे हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं हमने कि सबसे पहले चीज कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि जो एक चीज का एलिमेंट है, एक सब्सटेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सब्सटेंस में जब जाते हैं तो वो अपना एलिमेंट नहीं चेंज होता, वहां पे बस सेम एलिमेंट्स होते हैं, बस उनका शेप एंड साइज या कह लो उनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल या केमिकल ये सब चेंज हो जाती हैं। यानी कि एलिमेंट्स वहां पे चेंज नहीं होते। सपोज अगर हम ए और बी को रिएक्ट कराएंगे तो जो सी मिलेगा ये सी भी ए और बी के एटम्स से ही मिलकर बना हुआ होगा। समझ गए आप कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। कहने का मतलब यह है कि अगर हमने रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम्स डाले हुए हैं, हमने रिएक्शन कराई और रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट में भी क्या है, हाइड्रोजन एटम है। और यहाँ पे जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट में भी एटम हाइड्रोजन के ही होंगे। हाइड्रोजन किसी अदर एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होगा। तो पहला पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे एलिमेंट्स एक दूसरे में चेंज नहीं होते, ठीक है। बस उनकी जो नया प्रोडक्ट बनता है वहां पे उनका अरेंजमेंट चेंज होता है। कैसे, अभी वो हम आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट, नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। मतलब यह है कि हम जब वहां पे सोल्यूशन मिक्सचर कराते बनाते हैं और उनके बीच में रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे ऐसा भी नहीं होता कि एक सब्सटेंस के एटम्स डिसअपियर हो गए और दूसरे सब्सटेंस के एटम्स कहीं और से टेस्ट ट्यूब में आ जाते हैं। ऐसा भी नहीं होता है। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे जो एटम्स होते हैं ना हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स को क्रिएट करना या डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। और जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टोटली डिपेंड करती हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 क्या है, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग। ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड अभी यहां पे आएंगे, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स
टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज। ये पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेज एज अ रिएक्टेंट वर्क कर रहे होते हैं, उनके जो पुराने बॉन्ड्स हैं, जो उनके बॉन्ड्स, उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उन एटम्स के बीच में, वो ब्रेक होते हैं और उनके ब्रेक होने से नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे नया सब्सटेंस बनता है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स एक दूसरे में चेंज नहीं होते, एटम्स डिसअपियर, गायब और वापस प्रेजेंट नहीं होते। वहां पे क्या होता है, जो एटम्स हैं उनके बीच में जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। उम्मीद है इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे मिटा देते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि A2 प्लस B2, इससे मिलके क्या बन रहा है, 2AB। अब यहां पे हम A2 की तरफ देखें, A B2 क्या है, B सिंगल बॉन्ड B, इनसे बन क्या रहा है, दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं AB। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, A2 के मॉलिक्यूल में जो ये A और A के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट था, और यहां पे B2 के मॉलिक्यूल में B और B के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट था। ये जो बॉन्ड्स हैं इनको हम लोग कहेंगे ओल्ड बॉन्ड्स, ये पुराने बॉन्ड्स हैं, और इन्हीं बॉन्ड्स को क्या करना है, ब्रेक करना है। जब ये बॉन्ड्स इनके यहां से ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड्स यहां से इनके ब्रेक होंगे, तो अब एक यहां का A और इनका B आपस में कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाएगा AB का, और दूसरा A और दूसरा B यहां पे कंबाइन होके दूसरा मॉलिक्यूल बनाएगा AB का। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से समझने के लिए। अब ये जो बॉन्ड बने हैं ये क्या है, हमारे न्यू बॉन्ड्स हैं, जिनका क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। आप देख सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट चेंज हुआ नहीं, प्रोडक्ट हमारा नया मिला AB, लेकिन अभी भी यहां पे जो एटम्स हैं वो किसके हैं, A और B के, ये किसी दूसरे एटम में चेंज नहीं हुए। दूसरा, ये कहीं गायब नहीं हुए, डिसअपियर नहीं हुए। जितने A हमने यहां पे यूज किए थे उतने ही A एटम्स यहां पे भी हैं, और जितने B एटम्स हम यहां पे यूज किए थे उतने ही B एटम्स यहां पे भी हैं। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए, बस उनका क्या चेंज हो गया, शेप एंड साइज, प्रॉपर्टीज, केमिकल या फिजिकल, ये सारी चीजें चेंज हो गई। उनके जो पुराने बॉन्ड्स थे वो बॉन्ड्स चेंज हो गए। पहले A का A के साथ में बॉन्ड था, B का B के साथ में था, अब वो बॉन्डिंग चेंज हो गई। यानी कि मेनली किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है और बॉन्ड्स का ही फॉर्मेशन होता है। कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट के, इस साइड हम लोग क्या रखते हैं, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के जो बॉन्ड होते हैं उनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग के बेस पे जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, अब हम उसके टाइप्स की तरफ चलते हैं। इनके बेस पे जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो एक सिंपल सा एक कोड वर्ड है जिसे आप याद रख सकते हैं, C(D3OR). इतनी टाइप की आपकी केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में दी गई है। अब सोचेंगे आप C(D3OR) ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है, तो 5 टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। उनमें से जो सबसे पहला आपके यहां सिलेबस में है वो है C फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी, C फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। D3, तो उनमें से जो पहला D है उसका मतलब क्या है, डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया C
D3 एंड लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये 5 टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के जो आपके सिलेबस में है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो याद करने के लिए आप इनको सिंपली लिख सकते हैं CD3OR, C फॉर कॉम्बिनेशन, D3 यानी कि डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और OR का मतलब है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहली जो टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। जो सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देना चाहेंगे। आप उस एग्जांपल को देख के बताइएगा कि वहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा है। हम एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2, 2H2। इस इक्वेशन को सही से समझिएगा। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन के हमने कितने ले रखे हैं? 2। ये भी हाइड्रोजन ही है। ये जो एटम्स हैं ये किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। ये जो एटम्स हैं ये ऑक्सीजन के हैं। ये भी किसका है? हाइड्रोजन का। H2 ये भी H है, H एंड H H2, H एंड H H2। और ये क्या है? O2, H2 O2 और H2। इनसे बना क्या? अगर हम इनको थोड़ा सा इसको सेडेट कर देते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये हाइड्रोजन के। इनसे मिलके बन क्या रहा है? H2O बन रहा है। यानी कि अब हमें आप यहां पे देख के बताइए, ये ऑक्सीजन के एटम थे। किसके एटम थे? ये जो एटम्स हैं ये वाले, ये ऑक्सीजन के एटम्स थे। और ये किसके एटम्स हैं? हाइड्रोजन के एटम है। यहां पे जो प्रोडक्ट बना, अभी ये रिएक्टेंट है, ये है प्रोडक्ट। यहां पे एटम्स ने क्या किया? एटम्स के साथ क्या हुआ? यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के एटम के साथ में कौन जाके जुड़ गया? ये किसका एटम था? ऑक्सीजन का। ये किसके एटम है? हाइड्रोजन के। तो ऑक्सीजन के एटम के साथ, ऑक्सीजन के साथ कौन जाके कंबाइन हो रहा है? हाइड्रोजन। आप यहां पे देख सकते हैं कि दो अलग तरह के सब्सटेंस आपस में क्या हो रहे हैं? बॉन्ड ब्रेकिंग तो हो रही है। इनका बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, इनका भी बॉन्ड ब्रेक हुआ और इनका भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, और इन सब ने आपस में मिलकर एक नए टाइप का प्रोडक्ट बनाया। लेकिन बॉन्ड ब्रेकिंग के साथ साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो किसको रिजल्टेंट दे रही है? कॉम्बिनेशन को। क्या हो रहा है यहां पे? कॉम्बिनेशन। जब दो अलग तरह की चीजें आपस में मिलती हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहां पे ऑक्सीजन से कौन जुड़ रहा है जाके? हाइड्रोजन। और तब जाके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी अभी बताते हैं। यहां पे एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा कि ऑक्सीजन एटम के साथ में कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। तो इसके बेस पे अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या कहेंगे? दोज रिएक्शंस इन विच, those reactions in which two or more, those reactions in which two or more substances
combine to form two or more substances combine to form a single substance. To form a single substance is known as combination reaction. एक बार फिर से सही से समझ लीजिएगा कि those reactions in which two or more substances combine to give या to form a single substance is known as combination रिएक्शन। देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में जुड़ के एक सिंगल सब्सटेंस H2O बना रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन किन किन सब्सटेंसेस के बीच में हो सकती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो दो अलग तरह के सब्सटेंसेस के बीच में भी हो सकती है, यानी कि सब्सटेंस प्लस सब्सटेंस कहते हैं हम लोग कि दो अलग तरह के सब्सटेंस के बीच में होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो अलग तरह के सब्सटेंस के बीच में होती है, तो उनकी कंडीशंस क्या हैं? अब ये सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, बिटवीन एलिमेंट्स एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करे, कंबाइन हो जाए, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करे, इनके बीच में भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी क्या है? कंपाउंड कंपाउंड से रिएक्शन करे, कंपाउंड प्लस कंपाउंड। और तीसरी क्या हो सकती है? एक सब्सटेंस हमारा क्या हो? एलिमेंट हो, और एक सब्सटेंस क्या हो? कंपाउंड हो। इन तीन कॉम्बिनेशंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? एलिमेंट का एलिमेंट से, या कंपाउंड का कंपाउंड से, या एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड। अब हम इनके कुछ अदर एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इस चैप्टर के सबसे पहले ही पेज पे एक रिएक्शन पढ़ी है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या पढ़ा था वहां पे? कि जो ये मैग्नीशियम है इसको जब हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये बताइए यहां पे आप क्या देख रहे हैं? क्या किया इन दोनों एटम्स ने? इधर मैग्नीशियम का एटम और यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम, इन दोनों ने क्या किया? आपस में कंबाइन होके किसका फॉर्मेशन किया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अगला एग्जांपल हम देख सकते हैं कि बता चुके हैं H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाते हैं? वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरह से H2 और Cl2 एक ये देख सकते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में मिलके क्या बनाते हैं? 2HCl बनाते हैं। ये भी क्या है? ये भी एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हम लोग अपनी डेली लाइफ में कोयला, कोक देखा होगा, बर्न करते हैं। तो जो कोक की रिएक्शन होती है जब उसको एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, कोक को एयर की प्रेजेंस में बर्न करना भी एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें ये जो कोक है ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होके क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, इसके अलावा सोडियम मेटल जो है क्लोरीन से रिएक्शन करके साल्ट बनाती है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये सारी जो रिएक्शंस हैं ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसके बाद एक रिएक्शन और है जिसमें दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आयरन जब सल्फर से रिएक्ट करता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि कंपाउंड और कंपाउंड हो सकते हैं। तो कंपाउंड और कंपाउंड का एग्जांपल कौन सा था? H2 प्लस O2 या H2 प्लस Cl2। ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। दूसरा टाइप पढ़ा एलिमेंट और एलिमेंट। तो यहाँ पे ये आयरन एलिमेंट है और सल्फर भी एलिमेंट है, आपस में मिलके FeS बनाते हैं, आयरन सल्फाइड। ये किसका एग्जांपल है? एलिमेंट प्लस एलिमेंट। ठीक है, एक और पढ़ा एलिमेंट प्लस कंपाउंड। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाते हैं, तो ये किसका एग्जांपल है? एलिमेंट प्लस कंपाउंड।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, ये जो हेडिंग है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रिलेशन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिलेट करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया गया है, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, वो ये है कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम लोग किससे कराते हैं, H2O से कराते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम, और जब CaO को H2O में डिजॉल्व करते हैं तो ये आपस में मिल के फॉर्मेशन करता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं स्लेग्ड लाइम। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन कहां पे हुआ, CaO कंबाइन हुआ H2O के साथ में और फॉर्म कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे ये जो क्विक लाइम है, या इसी को लाइम, क्विक लाइम ही रहने दीजिए, ये क्विक लाइम किसमें चेंज हो रहा है, स्लेग्ड लाइम में। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे इस पे बेस्ड आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी दी गई है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि क्या एक्चुअल में इनके बीच में कॉम्बिनेशन हुआ। हम अगर CaO में H2O को ऐड करते हैं तो क्या वाकई में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। उस एक्टिविटी में आपको कहा गया है, एक्टिविटी नंबर 1.4 है शायद, तो एक्टिविटी नंबर 1.4 पे जो दिया गया है कि एक बीकर में हम लोग क्या लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं H2O। तो देखें इनके बीच में क्या एक्चुअल में ये रिएक्शन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, इन स्लेग्ड लाइम का फॉर्मेशन होता है। कैसे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, CaO और H2O के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये बनता है एक्चुअल में, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज करने वाले हैं। इस इंडिकेटर का नाम है फिनोल्फ्थलीन। जो फिनोल्फ्थलीन होता है, इसकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है। ये जो बना, ये हमारा क्या है, ये बेस है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा एसिड और बेस के बारे में, या सुना होगा कभी न कभी कि ये जो है OH आयन प्रेजेंट होने की वजह से क्या है, बेस है। यानी कि अगर ये CaO और H2O आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, एक बेस मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस फिनोल्फ्थलीन की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये बेसिक मीडियम में जो इसका कलर होता है वो कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाली है ये देख के। अभी ये जो नॉर्मल कंडीशन में होता है तो फिनोल्फ्थलीन का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में रिएक्शन करा के क्या बेस फॉर्म होता है, और अगर बेस फॉर्म हो रहा है वहां पे तो हम उसमें फिनोल्फ्थलीन ऐड करेंगे, एक इंडिकेटर, ये चेक करने के लिए कि क्या एक्चुअल में ये रिएक्शन वहां पे हुई है। अगर रिएक्शन हुई है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है तो जो फिनोल्फ्थलीन है इसका कलर तुरंत क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अब हम एक बीकर उठाते हैं। इस बीकर में आप देख सकते हैं यहाँ पे बीकर के बॉटम पे हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ पार्टिकल्स ले रखे हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड में हम थोड़ा सा क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। आप देख सकते होंगे कि थोड़ी सी फ्यूम्स उठनी स्टार्ट हो गई हैं। अप्रोक्सीमेट 75 ml के आसपास हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया है। अब आप इसको बॉटम पे यहाँ पे टच करके देखेंगे। अगर आप घर पे करके देखें तो आपको किसी भी पेंट की शॉप से मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। उसको लेके आइए और एक ग्लास में लेके उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कीजिए। अब इसके बॉटम को जब हम टच करते हैं तो ये काफी हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है हमारी,
ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। अब देखिए ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा हीट हो गया है, इसको हम प्रॉपरली सेक कर लेते हैं। अब इसको प्रॉपरली सेक करने के बाद इसमें थोड़ा सा वाटर और ऐड कर लेते हैं ताकि हम आगे जो रिएक्शन कराने वाले हैं उसे हम अच्छे से देख सकें। अब इसको थोड़ी देर वेट करेंगे। आप यहाँ पे अंदर पार्टिकल्स को मूव करते हुए देख सकते हैं, धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे। ये जो व्हाइट कलर का जो अब जो बनेगा, अभी जो इसमें था वो चीज क्या थी? वो थी हमारी कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी व्हाइट कलर का होता है। अब ये जो पार्टिकल्स आप नीचे देख सकते हैं बॉटम पे, ये जो प्रेसिपिटेट नीचे फॉर्म हो रहा है, ये जो प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। क्या एक्चुअल में ये प्रेसिपिटेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही है? तो सबसे पहले हम इसमें आपको इंडिकेटर की केवल एक सिंगल ड्रॉप ऐड करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये इंडिकेटर है हमारा फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। अब इसका जो कलर है आप देख सकते हैं, अभी ये कलरलेस है। जो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है ये कलरलेस है। अब देखिए इसमें हम लोग सिर्फ एक ड्रॉप ही अभी ऐड करेंगे पासिंग ट्यूब की हेल्प से। आपने देखा कि इसका कलर डालते ही क्या हो गया? लाइट पिंक हो गया। और एक ड्रॉप डालते हैं, देखिए पिंक कलर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि CaO जो है हमारा वो किसमें चेंज हो चुका है? आप देखिए बिल्कुल डार्क पिंक कलर आपको दिखेगा यहाँ पे। ये पिंक कलर क्यों है? क्योंकि हमारा जो CaO है, इसको थोड़ा सा सेक करते हैं। अब देखिए पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है वो कैसा हो चुका है? पूरा का पूरा सोल्यूशन किसमें चेंज हो चुका है? CaOH की वजह से ये पूरा कलर जो है इसका वो पिंक हो गया है। ठीक है, अब देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सोल्यूशन पिंक कलर में चेंज हो गया है। यानी कि ये जो CaO था, ये CaO पूरा का पूरा चेंज हो चुका है किसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस जो होता है। ये बेसिक होता है, इसीलिए फिनोल्फथलीन की सिंगल ड्रॉप ऐड करने पर जो उसका कलर था, ये पूरा का पूरा जो इसका कलर है वो कैसा हो गया? पिंक हो गया। तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको केवल और बताना है, क्योंकि अभी हमने यूज किया था एक वर्ड कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है CaO और H2O के बीच में, कहा था ना कि बीकर का जो बॉटम है वो काफी हीट हो जाता है। इसकी जो वजह है वो क्या है? इसलिए क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सोथर्मिक होती है। तो अभी यहाँ पे जो वर्ड यूज किया हमने एक्सोथर्मिक, उसका मतलब क्या होता है? रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही हो, अगर किसी रिएक्शन में जो हीट है वो रिलीज हो रही हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और अगर किसी रिएक्शन में हीट की रिक्वायरमेंट हो, हीट रिक्वायर्ड हो या एब्जॉर्ब हो रही हो, तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। शॉर्ट में एक एग्जांपल से ये हम क्लियर करना चाहेंगे। सपोज एक सिस्टम में हम एक आइस क्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं? आइस क्यूब। और इधर दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने फायर जला रखी। जानते हैं काफी अच्छा फिगर नहीं बना पाए होंगे क्योंकि आर्ट काफी खराब है, तो फिलहाल ये फायर है। अब अगर दोनों सिस्टम को हम कंसीडर करें, अब बताइए ये जो आइस क्यूब है जब हम सराउंडिंग्स में रखेंगे, ये सराउंडिंग्स है, इन सराउंडिंग्स में एक तरफ आइस क्यूब रखी हुई है और एक तरफ फायर रखी हुई है। आइस क्यूब क्या करेगी? जानते हैं जैसे ही हम बाहर निकालते हैं आइस क्यूब क्या करती है? मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है। और वो मेल्ट क्यों करती है?
क्योंकि सराउंडिंग्स से वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो इस टाइप के जो चेंजेस होंगे जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, किस कैटेगरी में जाएंगे? इंडोथर्मिक में। फिगर उल्टा बन गया है, समझ लीजिएगा सही से कि जो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी। आइस क्यूब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो मेल्ट होगा। तो ये जो रिएक्शंस होंगी वो रिएक्शंस जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं क्या कहलाती हैं? इंडोथर्मिक कहलाती हैं। अब यहां पे ये फायर क्या करेगी? ये फायर सराउंडिंग्स को हीट रिलीज करेगी, देगी, प्रोवाइड करेगी। तो ये जो रिएक्शन हो रही है यहां पे जो रिएक्शंस होंगी वो किस टाइप की हैं? वो हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सिंपली हम कह सकते हैं दोज रिएक्शंस विच एब्जॉर्ब्स और रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट known as endothermic reaction, and the reaction which releases a particular amount of heat or energy is known as exothermic reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी अपना सिलेबस पूरा कर सकें, वीडियो को देख सकें और नॉलेज गेन कर सकें। और अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आया है और आप आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर हिट कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।